नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा के बाद चीन पहुंचेंगे और चीन पहुंचने के बाद जियो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वालों के लिए ढेर सारे मसाले मिलेंगे, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो ही 180 डिग्री बदल गया। मैं और कर्नल वीरेंद्र शाही सर इस पर तमाम वीडियो देते रहते हैं। उस पर हम बातचीत अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं, क्योंकि चीन ऐसा चाहता है और भारत भी चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा करने के लिए चीन, भारत और उसके साथ रूस को मजबूर कर दिया है। लेकिन हमारे कुछ मतभेद ऐसे हैं चीन के साथ। पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करता, वो हमारा दुश्मन। ऐसे मतभेद हैं चीन के साथ कि अगर वो दूर हो जाए तो वास्तव में एशिया की ये दो बड़ी शक्तियां ऐसा मिल के काम कर सकती हैं, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इतना ज्यादा बूस्ट कर सकती हैं कि फिर पूरा यूरोप और अमेरिका हमारी तरफ देखेगा। हमारी तरफ अर्थात चीन और भारत की तरफ। लेकिन वो मतभेद हैं जिसको लेकर के कर्नल वीरेंद्र शाही सर बराबर आगाह करते रहते हैं, क्योंकि 62 का युद्ध भी इनके आंखों के सामने गुजरा है और यहाँ बहुत कुछ इन्होंने किया भी है। सवाल यह है कि एक मतभेद जो हमारा है, एक मुद्दा, ऐसे कई मुद्दे हैं चीन के साथ, अरुणाचल से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर तक, लेकिन सीमा पर लेकर के एक मुद्दा है पीओजेके, और उससे जुड़ा है सीपेक, उससे जुड़ा हुआ है चाइना का ढेर सारा इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के कहने पर अक्साई चीन, और इसी कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान को खुला समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और टैरिफ वार के बाद तो चीन को भी बदलने को मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि भारत की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को भी धमकी दे दी है, ब्राजील को भी धमकी दी। ये एक अलग मुद्दा है, इस पर हम अलग से बातचीत करेंगे। तो जम्मू कश्मीर का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें चीन अपनी टांग ना अड़ाए। शायद एससीओ समिट के पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने विदेश मंत्री वहां के वांगी से उनसे बातचीत की होगी और उसमें ढेर सारी प्रगति हो चुकी है, ऐसा चीन भी दावा कर रहा है, ऐसा हम भी कह रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं, अंदरूनी हालात, जो वास्तव में अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, अब हम अंदरूनी राजनीति पर आ जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लिए कितना नुकसान हो सकता है, और अगर नहीं होता तो क्या फायदे और नुकसान होते हैं। ये दो बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाए और जम्मू कश्मीर हमारे 140 करोड़ भारतीयों के हिसाब से प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और वहां पर कट्टरपंथी फोर्सेस जो डेमोग्राफिकली कश्मीर को बदल चुकी हैं न बदलें, और वो भारत के साथ उस अंदाज में जुड़े जैसा पूरा भारत चाहता है, तो बहुत कुछ बदल सकता है। और इसी का फायदा पाकिस्तान उठाता है और पाकिस्तान को सह देने वाला चीन भी उठाता रहा है। तो इस अंदरूनी हालात पर आज कर्नल वीरेंद्र शाही और मैं बातचीत करने जा रहे हैं। और ये कोई इंटरव्यू नहीं होगा, वो अपने विचार देंगे और हम जितना जम्मू कश्मीर को जान पाए हैं उतना हम भी उस मुद्दे को रखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि उमर अब्दुल्ला बहुत जल्दी में है, लेकिन दिल्ली में बैठी मोदी सरकार बहुत जल्दबाजी में है नहीं। और हार्ट टॉक भारत ही एक ऐसा मंच है, कर्नल वीरेंद्र शाही सर, जिसने बराबर कहा कि कोई पूर्ण राज्य का दर्जा और न ही जम्मू और कश्मीर को कोई अलग करने की बात है, क्योंकि अभी वैसे हालात ही नहीं हैं। और तब आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर वास्तव में किस तरीके से षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। 3 एपिसोड हम दे चुके हैं, आज उसका चौथा एपिसोड है। आप भी अपनी बात रखिए सर, और मैं सारी बातें रखूंगा, ताकि जनता ये निर्णय कर सके कि वास्तव में जम्मू कश्मीर की स्थिति है क्या। धन्यवाद दिवाकर जी। मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर में होने के नाते मैं देश के उस भाग में हूँ जिसको भारत का मुकुट कहा जाता है। बड़े गर्व की बात है, और ये मुकुट काफी कांटेदार हो गया लगता है पिछले 70 वर्षों में। और उनके वो क्या कांटे थे जिनकी चुभन इतनी बढ़ी कि सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि इस मुकुट को एक रियासत, स्टेट की जगह 2 भागों में बांटा जाए, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाएं और एक ट्राइफिकेशन, 3 यूनियन टेरिटरी बनाई जाएं। ऐसा भी विचार चलता था, और आज भी लोग कह रहे हैं कि आप जम्मू और कश्मीर
दोनों भागों को अलग करिए। तो ये क्या चीजें थी जिसने इस मुकुट को इतना बनाया? क्या वो जो लक्ष्य थे इसको यूनियन टेरिटरी में बांटने के, वो पूरे हो गए हैं? मेरे विचार में अभी हमने उस तरफ कुछ कदम बढ़ाए हैं। वो क्या कारण थे? एक, जे में करप्शन चरम सीमा पर थी, टेररिज्म चरम सीमा पर था। कोई भी दो लड़के एक असली एक नकली बंदूक उठाकर बाजार बंद करा देते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, फिदाइन अटैक्स हो रहे थे, पुलिस स्टेशन से हथियार छीने जा रहे थे, पत्थरबाजी। बैंक बैंक्स लूटे जा रहे थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद थे, सेक्रेटेरिएट तक को बंद कराने की हिम्मत वो लोग रखते थे, बाजार बंद थे, छोटा कारोबारी रिश्ते चलाने वाला, शिकारा चलाने वाला, ढाबा चलाने वाला, पूनी वाला, पोर्टर वाला, सब बेकार हो गए थे। उनके बच्चों को पत्थरबाजी में एंगेज किया जाता था। वहाँ से निपुणता और निर्भीकता हासिल करके वो अपग्रेड हो जाते थे और फिदायन और टेररिस्ट अटैकर बन जाते थे। वहाँ से स्टेट को वापस लाने का एक एजेंडा था। मेरे विचार से वो अभी अनफिनिश्ड एजेंडा है। और जो 70 साल के स्पॉइल्स थे जे में, अभी हम मुश्किल से 5-7%, 10% उनको कंट्रोल कर पाए हैं। माना। मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ पॉइंट वाइज लूंगा। एजुकेशन, वो जो मदरसों की 100% एजुकेशन कश्मीर के इलाके में दी जा रही थी, बारिंग फ्यू सेंट्रल स्कूल जो फौज की देखरेख में चलते थे, या आर्मी स्कूल, छोड़ दीजिए उनको, लिमिटेड 2%, 4%। बाकी बल्क गांव, कस्बों, शहरों में कुछ कॉन्वेंट्स को छोड़कर मदरसा एजुकेशन था। मदरसा एजुकेशन का मैं व्याख्यान नहीं करूंगा, वो पूरे देश में कैसे चलते हैं देश की जनता पूरी तरह जानती है। क्या सिखाया जाता है, क्या बनाया जाता है वहाँ बच्चों को, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। उस एजुकेशन को अब पिछले महीने 220 इस्लामी। इस्लामी के जमाते इस्लामी के स्कूलों को कश्मीर गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है पिछले महीने। तो अभी तक हम उस एजुकेशन पर पूरी तरह से बदलाव नहीं ला सके। टेरर के जहां तक सवाल है, एक्टिव टेररिज्म पर ऑपरेशन चलाकर और ऑल आउट ऑपरेशन चलाकर सेना ने बहुत बड़ा काम किया है। कोई बैंक नहीं लूट रहे, कोई हथियार नहीं लूट रहे, कोई एक्सटॉर्शंस नहीं हो रहे, फिदायन अटैक नहीं हो रहे, पत्थरबाजी बंद हो गई। मगर पहलगांव वाले लोग 1 महीना रह कर गए, उसके पहले कि उनको उनकी सही जगह पर पूरों के पास पहुंचाया गया। तो टेरर के सिंपैथाइजर्स आज भी हैं। और ये सिंपैथाइजर्स कौन हैं? ये एक बड़ी लंबी दूरदर्शी सोच विचार से जो टेररिस्ट पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर वापस आते थे, या तो वो कश्मीरी बच्चे वहां जाते थे, टेररिस्ट ट्रेनिंग लेते, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल रहकर जब लौटते थे, उनमें से जो जिंदा बच जाते थे और पकड़े जाते थे, उनके लिए अलग अलग कश्मीरी गवर्नमेंट्स ने 3-4 स्कीम में चलाई गई। एक मुफ्ती साहब ने चलाई थी जिसका था हीलिंग टच, उनको हीलिंग टच दिया जाए। एक दूसरी गवर्नमेंट ने चलाई जो कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट मिली थी, उसमें था कि उनको सॉफ्ट टच। वो क्रिमिनल ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया, और आप बात कर रहे हैं कि उनको हीलिंग टच चाहिए, उनको सॉफ्ट टच भी चाहिए। और स्कीमें चलाई गई थी जिनको कहा गया था कि इनको एमनेस्टी दे देते हैं।
मूल बाल से चले गए, हथियारों की ट्रेनिंग ले ली, आकर 2-4 कत्ल कर दिए, माफ कर देते। माफ कर देते हैं, ये मुख्य धारा में शामिल करते हैं इनको, जी हाँ, जी हाँ। दिल जीता जाए। उसके साथ ही जो आपने कहा कि इनका रीसेटलमेंट प्लान बनाया गया, इनको कुछ सरकारी जगहों दफ्तरों में बैठा दिया गया, इनको कहीं कहीं स्टार्टअप देकर सेटल करा दिया गया, इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में भिजवा दिया गया, कहीं दिया। एक स्टेज आ गई कि दे J&K की हर इम्पोर्टेंट दफ्तर में इनमें से एकाध दो चार 6 सेटल होते गए जी। और उनको तंजीमों के हिसाब से स्लीपर सेल का नाम दिया गया कि आप फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, दफ्तर में चपरासी रखें, आपको टास्क बताया जाएगा कि फलानी फाइल उन साहब के टेबल पर गई है, उसकी फोटो भेज दे। तो आप ऐसे मौकों पर एक्टिव होंगे, बाकी आप अपना काम करते रहेंगे, तनख्वाह खाते रहेंगे और वो हर फायदा उठाते रहेंगे जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है। तो ये स्लीपिंग सेल्स जगह जगह बैठे हैं और आज ये भी हैं। स्लीपिंग सेल आज ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम करते हैं कि बंदा हम इन्फिल्ट्रेट करा देते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट सी पर हथियार पहुंच जाएंगे या ड्रोन के जरिए या दूसरे किसी टीम के जरिए, वो आपने पहुंचाने हैं। पहलगाम में यही उनके तो हुआ सर, पहलगाम में ऐसे थोड़ी है, पहलगाम तो सीमा से काफी दूर है LOC से, लेकिन इसी तरह से पहुंचे। तो आखिर वहां हथियार लटका कर तो नहीं आए थे नहीं वो आए लोग, थे, सही बात है। तो हथियार उनको वही मुहैया कराए गए होंगे 1 रात पहले 2 रात पहले। तो हथियार अलग तरीके से आते थे, अम्युनिशन अलग तरीके रास्ते आता था। ये काम स्लीपिंग सेल्स करते थे जिनको सॉफ्ट टच, हीलिंग टच, रीसेटलमेंट में सेट कराया गया। ये लोग अभी भी एक लार्ज नंबर में हैं हैं। और जब कहा जाता है कि टेररिज्म पर कंट्रोल हो गया, फौजी शब्द है, उनको कंटेन किया गया। जब तक ये स्लीपिंग सेल हैं, टेररिज्म बार बार सर उठाता रहेगा। रिग्रोथ कर लेगा सर वो। जी। और अगला है करप्शन। मैं एक मिसाल देता हूं, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर्स ने कुछ लाख हथियार दिए, हथियारों के लाइसेंस। ये लाइसेंस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वालों को भी मिल गए, ये लाइसेंस कुछ पाकिस्तानियों को भी मिल गए और उनके पास हथियार हो गए। और जो फौजियों के पास एक्स सर्विसमैन ने अपने जेब से शौकीन होकर फौज में जिंदगी भर हथियार रखा है, हथियार लाइसेंस शुदा लिए थे, उनके बारे में डीसी साहब ने हुक्म निकाला कि गड़बड़ का अंदेशा है इस इलाके में, सब लाइसेंस शुदा हथियार जो हैं ये पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए जाए। अब लॉ अबाइडिंग लोगों के हथियार जमा हो जाओ, क्रिमिनल्स के हथियार उनके पास रहेंगे, या तो उनके हथियार गैर लाइसेंस हैं, विदाउट लाइसेंस वाले हैं, या उनको लाइसेंस दे दिए गए हैं पर वो ये हुक्म नहीं मानेंगे। ऐसे डीसीज आइडेंटिफाई किए गए और दर्जन से ज्यादा हैं, उन पर कोर्ट में केस चलने हैं। जी जी। कुछ को केस चलने की इजाजत ही नहीं मिली, पिछले 20 साल ही तो गुजरे हैं सिर्फ, तो इतने 20 साल में कैसे इजाजत दे सकती सरकार उन पर केस चलाने की। सही बात। कुछ रिटायर्ड हो गए, कुछ की इजाजत मिल गई पर इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, कुछ की इंक्वायरी शुरू हो गई पर चार्जशीट पेश नहीं हुई, कुछ की चार्जशीट पेश हो गई पर केस कोर्ट में पेश नहीं किए गए। इस तरह के दर्जने 1.5 दर्जन सीनियर ऑफिसर जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी हैं, कुछ IAS के भी हैं। इसके अलावा करप्शन के 20 केसेस हैं और बड़ी बड़ी करप्शन।
बहुत मैं करते हैं। 5, 10, 20 और लाख की बात नहीं कर वो रहा। सब कुछ जो रूलिंग पार्टी होती है उसके द्वारा प्रायोजित होते हैं ना सर। तो प्रायोजित कर कर ही तो इनको हाँ, संभाल कर रखा हुआ है और कि इसीलिए केसेस ना चले। इसीलिए तो उमर और ये साहब चाह क्यों रहे नहीं हैं। चल रहे हैं? क्योंकि ये इंतजार कर रहे हैं हम्म। कि कब दोबारा आप पूरा स्टेट के दर्जा दीजिए, कब स्टेट के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट हम्म। इस काबिल हो जाएं कि इन केसेस को विड्रॉ कर लिया जाए। पिछली सरकारों ने इस तरह के बहुत से केसेस को विड्रॉ किया है, हम्म। ऐसी मिसालें हैं। और महबूबा भी तो कुछ बात भी उठाई, शायद मुलाकात भी उन्होंने की थी कुछ दिन पहले कि भाई जेल में जो लोग बंद हैं और जो इस तरह के लोग हैं उन कैदियों के बारे में भी सोचिए। ये पूरा अपना एजेंडा सेट कर चुके हैं, टू बी वेरी देखिए फ्रैंक सर। वो बात ऐसी थी कि ये लोग जेल से भी एक्टिव थे। हाँ हाँ बिल्कुल थे। अब जेल से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अगर साथ सरकार चला सकते हैं, हम्म। जेल से यूपी के कई गुंडे कत्ल करवा सकते हाँ हैं, हाँ एक्सटॉर्शन करा सकते हैं, तो इनका भी टेररिज्म को पनपाने का काम जेल से चलता था। हाँ, यहाँ तो खैर इनको दूसरी रियासतों की जेल में भेज दिया गया। देखिए सर। मैडम मुफ्ती का कहना है कि वो घर से बहुत दूर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको बच्चों को वहां आकर मिलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको कश्मीर की जेल में भेज दीजिए ताकि वो फिर से इफेक्टिव हो सकें और परिवारों के नजदीक हो जाएं। इसके बाद स्टाफ के अंदर जो लोग इंडक्ट किए गए थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई टेरर को सपोर्ट करने की जारी रखी। बिल्कुल। उनमें जो लोग पकड़े गए इंक्वायरी के बाद, जिनके पास केस साबित हो गए, हम्म। उन लोगों को भी दिवाकर जी अभी तक ट्राई नहीं किया गया। बिल्कुल। कुछ लोगों को एलजी साहब ने बिना ट्रायल प्रोविजंस में, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में बर्खास्त कर दिया। हम्म। ये चंद लोग हैं, हर देखिए सर। महीने एक दो करके। हम्म। ये भी तकरीबन मेरे ख्याल 80% अभी बाकी हैं। मेरा मानना है सर, मेरा ये जी मानना है सर कि जो ये स्थिति है, अभी तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स बताए हैं। चूंकि अभी तो ठेके सड़कों के बनने हैं, कुछ और एस्टैब्लिशमेंट्स करने हैं, लोकल बॉडीज को भी कुछ पैसे जाने हैं। जब वो एक स्टेट का दर्जा मिल जाता है, क्योंकि उमर साहब को ये अंदर खाने ये लगता है कि हम पर जो है अमित शाह की भी नजर है, पीएम की नजर है, दिल्ली के एक बड़ी टीम जिसको लीड कर रहे होते हैं जो यहाँ के गृह सचिव हैं, उनकी नजर है। तो इसलिए वो एक अभी मन में, जिसको कहते हैं ना सर, सॉरी टू से, चोर बैठा होता है, तो आदमी ऐसे ही सोचता है। अब वो स्टेट का दर्जा मिल जाने के बाद उनकी जो थिंकिंग है, एक तो धड़ाधड़ निर्णय लेंगे, इसमें इतना जाएगा, ये बजट इतना होगा, ये होगा, और उसके बाद फिर इनके जो जो बी ग्रेड के लोग हैं वो एक्टिवेट होंगे, और फिर उसके बाद पता चला कि गिट्टी पड़ी और उसके ऊपर और कुछ पड़ा ही नहीं, दिवाकर और जी, वो मजबूरी ये है कि तंजीमों को, बरसात में बह जाएगी। टेरर तंजीमों को एम्पावर करने के जो रास्ते थे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मॉनेटरी तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हाँ हाँ। और कई तरीकों से, वो उनको एम्पावर करने के तरीके रुके पड़े हैं। तो सर हमको इस मुद्दे एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए। वो दिया जाता है। हेलो। हाँ, इस पे एक निर्णय पर हमें पहुंचना चाहिए कि जी अभी ये निर्णय लिया ही नहीं जाएगा स्टेट के संबंध में। और मैं सर एकमात्र, कम से कम मैं अपने को क्रेडिट दे सकता हूं, अपने मुंह खैर नहीं बोलना चाहिए, हमने और आपने शुरू से कहा है कि कोई निर्णय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में नहीं होगा। आप जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, 40-45 साल से जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, वहां की सरकारों को देख रहे हैं, वहां चलने वाली राजनीति को, वहां पर कट्टरपंथी ताकतों को देख रहे हैं, और कम से कम 25 साल से सर जम्मू कश्मीर के राजनीति को मैं भी बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ। और जो भी जानकारी हमें सूत्रों के भी द्वारा मिली, आपसे हम तो रोज ही बात करते थे, हम दोनों ने बराबर ये कहा कोई निर्णय अभी नहीं लिया जाएगा। लोगों ने कहा 15 अगस्त के बाद, अभी ऐसा होने, क्योंकि एक ऐसी जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं, इसमें जम्मू कश्मीर को आप ज्यादा कुछ नहीं इधर उधर कर सकते।
और दूसरी चीज, उमर अब्दुल्ला जितना कूद रहे हैं बस उतने में कूदने देने के लिए हम उनको बात भी देंगे, उससे आगे वो बढ़े तो समस्या पैदा होगी। और अभी तो बिहार चुनाव है सर ना, इसलिए राहुल तो अभी वहां इन्वॉल्व किया गया है, अभी वो गाली उली दे करके बिहार चुनाव हम एनडीए को जिता के तब वो लौटेंगे, फिर वो जम्मू कश्मीर में लगेंगे, तब तक उमर साहब अपना कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बोलते रहें। सो दीज आर द प्रॉब्लम सर। ये बात कहीं से हजम होने वाली नहीं है। लेकिन मैं एक बड़ा सवाल करूंगा, बहुत संक्षिप्त में है सवाल। क्या मेरा अपना तो ये मानना है सर कि चीन हो सकता है कि सीपेक को लेकर के, या जो वन बेल्ट वन रोड का जो उसका कंसेप्ट है, जो सीधे पीओके में उसकी दखलंदाजी दिखाता है, उसके लिए वो भारत से बात करने जा रहा है सर। ऐसा नहीं कि तुरंत सब कुछ हो जाएगा, बट एससीओ समिट में उसकी एक झलक हम देखेंगे, और इसीलिए हम इस पर अलग से बातचीत करेंगे। शी जिनपिंग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने जा रहे हैं, और विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की तरफ से, चीन के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं, वहां से कह दिया गया है कि सीमा पर हम लोग बहुत ज्यादा समझदारी क्रिएट कर चुके हैं। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात बनेगी, ऐसा नहीं कि सब कुछ हल हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर हम चीन को कंट्रोल कर पाए तो फिर पीओजेके पर, पाकिस्तान पर हम बेहतर दबाव बना पाएंगे। क्योंकि सर मेरा अपना मानना है, हालांकि शायद इससे आप भी सहमत नहीं हैं, कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए, मैं सीधे नहीं कह रहा हूं, लेकिन डिस्टेबलाइज करने के लिए मुनीर की जितनी भी तमाम कोशिशें हैं, उसको अगर हवा नहीं देंगे तो उसको बहुत चुपचाप होकर के देखेंगे और उससे मजा लेंगे। और अगर इतनी भी छूट मुनीर को मिल जाती है तो मैं फिर कह रहा हूं, कश्मीर को दहलाने की एक बड़ी साजिश तो रची जा रही है। देखिए, शायद वो चाहते हैं, और मेरे ख्याल में कोई पहला स्टेप पहलगाम का भी इसीलिए होगा कि हम किसी लगातार युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएं और वही हालत बन जाए जो रूस यूक्रेन की या इजराइल और हमास की बन रही है। जी जी। और बड़ी सुदृढ़ता से भारतीय सेना ने एक छोटे से समय में एक बड़ा सा रिजल्ट देकर उस पर ढक्कन लगा दिया। ये जो बातें चल रही हैं, पीओजेके ले लो और आप क्यों वापस आ गए, और ये तो नरेंद्र खैर सरेंडर, एब्सर्ड। इन सब की वजह सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व हों, हमारी इकोनॉमी सफर करे, और बिल्कुल। जो हमारा उभरती हुई इकोनॉमिक स्टेट है उसको ब्रेक लगे। इसके साथ ही दिवाकर जी, मेरी आज की लिस्ट अभी आधी भी नहीं हुई है J&K के बारे में। कभी भी समय होने से हमें इसके आगे के पॉइंट, मैं अभी बिल्कुल। सिर्फ हम अभी दो पॉइंट पर गन पहुंचे हैं लाइसेंस सर, में तक नहीं, पहुंचा हम था। 2 पॉइंट्स पर पहुंचे हैं। इसके अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। एक ये है कि करप्शन वहां पर कैसे हो रहा है, और जो पॉलिटिकल संरक्षण है वो कैसे प्रभावी है। आज के दिन की बात हो रही है, कोई इतिहास में हम जाना ही नहीं चाहते, इतिहास तो 75 साल का बहुत काला है ही है। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब के जो भी निर्णय हो रहे हैं और जिसकी वो फिराक में है, वहां षड्यंत्र है। हमारे आपके डिबेट और डिस्कशन का मुद्दा ये है, और आपने जो प्रमाण दिए हैं उससे साफ जाहिर है कि तैयारी पूरी है। बस इंतजार इस बात का है कि जम्मू कश्मीर को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, और भारत सरकार फिलहाल नहीं देने जा रही है। और सर मैं ये कह सकता हूं कि दिसंबर तक तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्यों नहीं होने जा रहा, इसका अगले वीडियो में जब हम आप चैट करेंगे तो मैं उसके कारण बताऊंगा कि दिसंबर तक जम्मू कश्मीर पर कोई भी निर्णय इंटरनल पॉलिटिक्स के संदर्भ में नहीं लिया जाना है। क्योंकि जब तक बिहार का चुनाव नहीं हो जाएगा, जम्मू कश्मीर पर कोई बड़ा फैसला नहीं होने जा रहा। फिलहाल आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में जम्मू कश्मीर के और अन्य मुद्दों पर, जो वहां एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है, उस पर कर्नल वीरेंद्र शाही सर से बात करूंगा। लेकिन ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हर टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो। जम्मू कश्मीर पर हमारा एपिसोड लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।